हेलो डियर फ्रेंड, मैं सुनील शुक्ला आप लोगों का इस इकोनॉमिक्स की जर्नी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये मेरा 32वां लेक्चर है। इसके पूर्व में मैंने 31 लेक्चर और लिए हैं। जो स्टूडेंट हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो जाके प्रीवियस क्लासेस को देखते हुए आएँ, फिर उसके बाद हमारे साथ ही इस यात्रा को पूरा करें तो उनकी इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी समझ हो जाएगी और वो इकोनॉमिक्स को लेके बिल्कुल सहज हो जाएंगे। और जो स्टूडेंट के अलावा हमसे जुड़ रहे हैं वो भी इकोनॉमिक्स को बहुत ही सहजता से समझ सकते हैं, जिससे उनके अंदर एक उनका व्यक्तित्व का अच्छा विकास होगा। और इकोनॉमिक्स मुझे लगता है कि ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हर व्यक्ति को सीखना बहुत ज़रूरी है यदि वो समाज और देश दुनिया को जानना चाहता है। तो स्टूडेंट, मैं इसके प्रीवियस क्लासेस में बजट की चर्चा कर रहा था। बजट में मैं स्पेशली चर्चा कर रहा था प्राप्तियां और व्यय के बारे में। तो मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी पहले, इसके क्लास के पहले, लेकिन मैं इस क्लास में भी लिंक करने के लिए उसको थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा। देखें, प्राप्तियों के बारे में मैंने चर्चा की थी। प्राप्तियां, तो हमारे पास प्राप्तियां दो तरीके की होती है, ठीक है। एक पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्तियां और दूसरी जो है वो राजस्व प्राप्तियां। देखें, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है। पूंजीगत प्राप्ति से मेरा मतलब ये है कि पूंजीगत प्राप्ति से या तो आपकी संपत्ति में कमी होगी या आपके दायित्व में वृद्धि होगी। यानी आप पूंजीगत प्राप्ति जब करने के लिए जाएंगे तो या तो आपकी संपत्ति में कमी हो जाएगी या तो फिर आपके दायित्व बढ़ जाएंगे। अब आप इसको समझें कि संपत्ति में किस तरह से कमी होने से आपका पूंजीगत प्राप्ति होगा या फिर आपके दायित्व बढ़ने से किस तरह से पूंजीगत प्राप्ति होगी। ये हालांकि मैंने इसके बारे में चर्चा किया है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में समझा देता हूं। देखें, संपत्ति में कमी, संपत्ति में कमी से पूंजीगत प्राप्ति होती है और दूसरा क्या है, दायित्व में वृद्धि से, दायित्व में वृद्धि से। तो इन दोनों के मैं एग्जांपल बताता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखें, संपत्ति में कमी से जैसे हम विनिवेश करते हैं, ठीक है, विनिवेश करते हैं यानी हमारी कोई संपत्ति है, कोई पीएसयू है, भारत सरकार के केस में कोई पीएसयू है तो उसको बेचते हैं। तो बेचने से जो हमको रेवेन्यू मिलता है, जो हमें वो कैपिटल मिलता है, वो जो है पूंजीगत प्राप्ति है, ठीक है। तो हम संपत्ति को बेचने से जो प्राप्ति होती है वो एक प्रकार की पूंजीगत प्राप्ति है, ठीक है। ये हो गया पहला केस। क्या है, विनिवेश, ठीक है। विनिवेश से जो हमें प्राप्ति होती है वो किस प्रकृति की होती है, पूंजीगत प्राप्ति में आता है। दूसरा क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने लोन दिया है, ठीक है। मान लीजिए कुछ गरीब देशों को मैंने लोन दिया है। वैसे भारत सरकार इस काम को बहुत कम ही करती है, ज़्यादातर लोन लेने का ही काम करती है। जैसे मैंने लोन दिया हो, ठीक है, तो लोन दिया है मान लीजिए भूटान सरकार को, तो भूटान सरकार क्या करती है कि उसके पास लोन चुका करने का जो है उसके पास पैसा हो जाता है तो भारत सरकार को वापस कर देती है। जब हम लोन भूटान को दिए थे तो वो मेरे लिए एक एसेट का काम कर रहा था। कैसे कि मैंने उसको जो पैसा दिया था उससे एक ब्याज आ रहा था, वो मेरे लिए आय का सृजन कर रहा था, तो वो मेरे लिए एसेट की तरह था। लेकिन अब भूटान सरकार मुझे वापस करने की बात कर रही है, तो इस केस में हमारा एक एसेट खत्म होगा तो उससे भी एक पूंजीगत प्राप्ति होगी। यानी हम उसको क्या कहेंगे, लोन की वसूली, लोन की वसूली। लोन की वसूली से जो हमें मिलता है, देखें, जो ब्याज हमको मिलेगा, जो ब्याज मिलता है वो राजस्व की प्रकृति का होता है, राजस्व प्राप्ति के प्रकृति का। लेकिन जो हमें मूलधन प्राप्त होता है, जो मैंने दिया था, वो जो है लोन की वसूली जो है वो पूंजीगत प्राप्ति का है, क्योंकि वो एसेट है मेरे लिए, वो हमारे लिए आय का सृजन कर रहा था, ठीक है। दायित्व में वृद्धि से भी हमें जो है पूंजीगत प्राप्ति होती है। दायित्व में वृद्धि क्या है कि लोन लेना, जैसे भारत सरकार मान लीजिए आरबीआई से लोन ले रहा है या पब्लिक से लोन ले रहा है या विदेशों से लोन ले रहा है, जो भी लोन लेने का तरीका है, अगर लोन ले रहा है तो भारत सरकार के दायित्व में वृद्धि हो रही है। दायित्व में वृद्धि से मतलब यह है कि एक तो मैंने लोन ले लिया, वो मुझे चुकता करना पड़ेगा, और दूसरा तरीका यह है कि
दूसरा ये है कि ब्याज आप देंगे तो ब्याज देने का भार जो अतिरिक्त आपके ऊपर पड़ रहा है वो आपके दायित्व को बढ़ा रहा है। देखें, पूंजीगत प्राप्ति से आपका भविष्य हमेशा प्रभावित होगा। कैसे? आप लोन लेंगे तो भविष्य में आप जो है उस पर ब्याज देंगे, मूलधन देंगे तो बहुत ज़्यादा आपका भविष्य प्रभावित होगा। और विनिवेश या लोन की वसूली दोनों से जो है आपका भविष्य प्रभावित होता है। कैसे? कि विनिवेश, आपने मान लीजिए आपका कोई एसेट है जो आपके लिए आय का सृजन करता था, आप पैसे के लिए उसको बेच दे रहे हैं, तो ये आपके लिए आपका भविष्य प्रभावित करेगा। यानी जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं ये आपके लिए तुरंत के लिए तो पैसे का प्रबंध करती हैं, लेकिन भविष्य के लिए आपके जो है भविष्य को प्रभावित करती हैं। भविष्य के जो आय होगा वो उसको प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये लोन है, लोन लेने से, ठीक है, लोन लेने से हमें ये पूंजीगत प्राप्ति होती। ये तीन है पूंजीगत प्राप्ति में। ठीक है, राजस्व प्राप्ति, ये जो है भारत सरकार का एक्चुअल इनकम होता है, इसी को बढ़ाने की जरूरत है। राजस्व प्राप्ति, ये जो है राजस्व प्राप्ति जो होती है, इससे ना तो दायित्व बढ़ता है और ना ही संपत्ति में कमी होती है। ये सरकार की एक्चुअल इनकम होती है। जैसे हमारे केस में लें तो जो हमारी सैलरी है, जो हमें वेतन मिलता हो या हमें जो लाभांश मिलता हो कोचिंग पढ़ाने से अदर कहीं से, तो जो हमको ये प्राप्ति हो रही है ये हमारी राजस्व प्रकृति की होती है। और ये जो प्राप्ति है इससे ना तो हमारा दायित्व बढ़ता है और ना ही हमारी संपत्ति घटती है। तो ये बहुत ही परफेक्ट चीज़ है। देश को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि इसी पे काम किया जाए, लेकिन हम इस पे काम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी टैक्सेशन सिस्टम में बहुत सारी खामियाँ हैं। उस खामियों को दूर करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, तब हमें ये राजस्व की प्राप्ति होगी जिससे हम सारी समस्याओं से लड़ सकेंगे। देखें, तो एक तो तरीका है कर से और दूसरा है गैर कर से। ठीक है, गैर कर। देखें, कर से हमें काफ़ी बड़ा अमाउंट मिलता है, तकरीबन 58%। भारत सरकार को 58% जो है टैक्स से जो है आय होता है, और नॉन टैक्स से छोटा अमाउंट है, ये हमें 7% जो है नॉन टैक्स से हमको आय होता है। कैसे है ये? जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते होंगे तो आप एक फी पे करते होंगे, और इधर आप देख रहे हैं जब लोन की वसूली हो, लोन आपने किसी देश को दिया है तो वहाँ से जो आपको रेवेन्यू मिलता है ब्याज के रूप में, वो भी इसी में आएगा। तो आप ऐसी चीज़ें जो आप देखते होंगे टैक्स के अलावा हैं, चालान हो गया आपका, पुलिस विभाग ने चालान कर दिया, तो वो सारी चीज़ें इसमें गैर कर में आती हैं। ठीक है, और टैक्स तो आप जान रहे होंगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो कर हैं वो इसमें आते हैं। तो ये दोनों मिला के जो है 65% है, यानी 65% तो हम अपने आय की व्यवस्था कर लेते हैं राजस्व प्राप्ति से। यही हमारी एक्चुअल अर्निंग है। जो बचा हुआ 35% है, 35% हम लोग पूंजीगत प्राप्ति से करते हैं। ठीक है, या तो हम लोन लेंगे या हम विनिवेश करेंगे या हमारा जो है लोन की वसूली से। ये तीन तरीके, ये बहुत कम है, यही दोनों में मुख्यतः होता है, विनिवेश और लोन लेना। ये दोनों जो तरीके हैं तीनों, इनसे जो है 35% की हम व्यवस्था करते हैं और इनसे जो है 65% की व्यवस्था होती है। यही अच्छा है, इससे हमारा दूरगामी यानी हमारा भविष्य प्रभावित होता है। अब हम आगे चलते हैं, प्राप्तियां हो गई, अब हम चलते हैं व्यय की ओर। ठीक है, व्यय पे हम आपसे चर्चा करते हैं, इसको साफ कर लें। अब हम चलते हैं व्यय की तरफ, जिसमें पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय की चर्चा करते हैं। व्यय, जैसे हमको प्राप्तियां हो गई, अब हम क्या करेंगे, इसका व्यय करेंगे। तो एक तो तरीका है हम पूंजीगत व्यय करें, पूंजीगत व्यय, और दूसरा जो है राजस्व व्यय, राजस्व व्यय। ठीक है, पूंजीगत व्यय से क्या होता है? पूंजीगत व्यय से या तो संपत्ति में वृद्धि होती है या फिर दायित्व में कमी होती है। जब आप पूंजीगत व्यय करेंगे या तो इससे संपत्ति में वृद्धि होगी या फिर आपके दायित्व में कमी होगी। अब देखें, मैं बताता हूं, इसमें क्या होगा, संपत्ति में वृद्धि होगी या फिर जो है दायित्व में कमी आएगी। तो संपत्ति में वृद्धि से मतलब क्या है? पहला आपका जो है आपका आधारभूत संरचना, जैसे भारत सरकार इस समय मुख्य काम जो कर रही है
जो सकारात्मक है बहुत ज़्यादा, वो आधारभूत संरचना पे काम कर रही है। यानी विनिवेश तो कर रही है, लेकिन जो है विनिवेश करने के बाद जो है विनिवेश यानी पूंजीगत प्राप्तियां कर रही है, लेकिन पूंजीगत व्यय भी कर रही है। यदि जैसे आप सोचें कि भारत सरकार किस तरह से पूंजीगत प्राप्ति कर रही है, तो पूंजीगत व्यय भी बड़ी मात्रा में कर रही है। कैसे देखें, जैसे आप इसको समझें कि क्या गलत है कि सही है। जैसे हमने क्या किया कि हमने मान लीजिए एक घर मेरा गौरीगंज में था, ठीक है, मैंने उसको 10,000 रुपये में बेच दिया, ठीक है, और मैंने जो है दूसरा घर जाके सुल्तानपुर में ले लिया, ठीक है। तो एक घर मैंने बेचा, दूसरा घर 10,000 12,000 लगा के वो लिया। तो ये कोई यही प्रक्रिया भारत सरकार बहरहाल इस समय कर रही है। यानी पूंजीगत जो प्राप्तियां हैं यानी विनिवेश करके उनको बेच रही है, तो कहीं जो है संपत्ति को बना रही है। तो ये कहीं ना कहीं इसको बुरा नहीं कहा जाएगा। एक संपत्ति को बेच के दूसरी संपत्ति को बनाया जा रहा है, तो ये गलत नहीं कहा जा सकता है। तो भारत सरकार बहरहाल कर यही रही है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम एनालिसिस करेंगे, तो हम आपसे पूरी चर्चा करेंगे। अभी फिर से हम इस सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हुए आएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसके बाद मैं एनालिसिस करूँगा, ठीक है। देखें इसमें क्या होगा, आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना पे काम करे। जैसे रोड हो गया, पुल हो गया, रेलवे हो गया, विद्युत से संबंधित हो गया, ऐसे मतलब आधारभूत संरचना पे काम कर रही है। आधारभूत संरचना पे काम करने से मुख्य फायदा ये होता है कि उससे उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ने से क्या होता है, ग्रोथ बढ़ता है। ग्रोथ से क्या होता है, आय का सृजन बढ़ता है, देश की इनकम बढ़ती है, देश तरक्की पे जाता है, लोगों का जीवन स्तर सुधरता है। समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें, सारा टारगेट आधारभूत संरचना से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। तो इस पे भारत सरकार अच्छा काम कर रही है, जो कि हमारे लिए सकारात्मक है। कहीं ना कहीं हम निगेटिव में जा रहे हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये सरकार का सकारात्मक कदम अच्छा है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है संपत्ति में वृद्धि से, यानी कि लोन जो है हम लोग लोन देना। लोन हम किसको दे सकते हैं, ये हम बहुत कम करते हैं, लेकिन लोन भी हम दे के एक तरीका ये है कि संपत्ति में वृद्धि होता है, ठीक है। यानी पूंजीगत व्यय जो है इसमें भी किया जाता है लोन देने। जैसे हम कुछ गरीब देश हैं, वो उनसे अच्छे संबंध रखने के लिए उनको लोन देना पड़ता है। तो ये जो है लोन देने से जो है हमारी संपत्ति बढ़ती है, यानी हमारे लिए आय का सृजन करता है। ये हम राज्यों को भी भारत सरकार लोन देती है, ठीक है। अब दूसरा, दायित्व में कमी कैसे, जो हमने लोन लिया था तो पूंजीगत व्यय हम करते हैं लोन जो मैंने पहले लिया था उसको देने में, ठीक है। जो लोन लिया था उस लोन की भुगतान करने में, ठीक है। तो ये क्या कहेंगे इसको, लोन की अदायगी। लोन की अदायगी, इससे क्या होगा कि जो हमको ब्याज का एक्स्ट्रा देना पड़ता था, तो वो दायित्व तो हमें कम हो जाएगा। ये जो हम लोन का प्रेशर था वो कम हो जाएगा यदि हम पूंजीगत व्यय करते हैं। तो ये 3 तरीके से हम पूंजीगत व्यय करते हैं, आधारभूत संरचना में, किसी को लोन देने में, या फिर लोन की अदायगी में। और राजस्व व्यय। राजस्व व्यय क्या है, राजस्व व्यय से ना तो संपत्ति में कमी होती है, ना ही दायित्व में वृद्धि होती है। ये राजस्व व्यय से ना तो दायित्व में कमी होगी और ना ही संपत्ति में वृद्धि होगी। जैसे समझें कि राजस्व, जैसे हम अपने केस में लें कि हमारा राजस्व व्यय क्या है। जैसे हम डेली सब्जी लाना, सब्जी लाना हुआ, कमरे का किराया हुआ, या फिर स्टाफ को देना हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो शॉर्ट टर्म होती हैं, 1 साल से कम तक फ़ायदा मुझे देती हैं, तो वो जो है राजस्व प्रकृति की होती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये पेन लिया, तो ये पेन क्या है, ये 15-20 दिन में ख़त्म हो जाएगी और इसको फेंक दिया जाएगा। तो 15-20 दिन यदि ये चल रही है तो ये राजस्व प्रकृति की है। लेकिन मैंने यदि ये बोर्ड लिया है तो ये हो सकता है 2-3 साल तक चले, तो ये राजस्व प्रकृति का नहीं है, ये पूंजीगत प्रकृति का है, ठीक है। ये मैंने फ़ोन लिया है तो फ़ोन जो है राजस्व प्रकृति का नहीं है, ये पूंजीगत प्रकृति का है। लेकिन जो फ़ोन में रिचार्ज होता है वो जो है राजस्व प्रकृति का होता है, ठीक है। यदि पूंजीगत निवेश ज़्यादा होगा तो राजस्व निवेश भी ज़्यादा होगा, क्योंकि पूंजीगत जब निवेश ज़्यादा होगा तो उसके मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो बढ़ेगा और वो राजस्व प्रकृति का होता है, ठीक है। तो इसमें
जैसे मान लीजिए वेतन हो गया, वेतन हो गया, पेंशन हो गया, और यदि आपने लोन लिया है तो उसमें उसका जो ब्याज जाता है वो हो गया। तो इस तरह का ये मेंटेनेंस, या आपने रोड बनाया है तो जो उसमें उसका रिपेयरिंग होता है, वो सारी चीज़ें जो इसमें आती हैं वो राजस्व प्रकृति की होती हैं, वो राजस्व व्यय है। पूंजीगत व्यय बढ़ेगा तो फिर राजस्व व्यय भी उसके साथ पीछे से बढ़ता है। अब हम लोग ये चर्चा करते हैं, देखें समस्या क्या है हमारी। हमारा आय, हमारी जो आय है वो कम है और व्यय हमारा ज़्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सारी चीज़ें पटरी पर ला लें। एक तो तरीका ये है कि हम ये करें कि हम अपनी आय को बढ़ाएं और व्यय को घटाएं। तो हम उसको, जैसे देखें व्यय यहाँ पे है और आय हमारा यहाँ पे है, तो हम एक तरीका तो ये है कि हम आय को अपने बढ़ाएं और व्यय को हम थोड़ा से कम करें। तो क्या ये सही तरीका होगा? इससे ये होगा कि हमारा ग्रोथ रुकेगा। लेकिन एक तरीका ये है कि हम व्यय जो है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम तरक्की पे जाना चाहते हैं, हम ग्रोथ रेट को बढ़ाना चाहते हैं। देखें ग्रोथ रेट किस तरह से बढ़ रहा है हमारा। ग्रोथ रेट आपको बढ़ाना पड़ेगा। ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए आपको खर्चे बढ़ाने पड़ते हैं। देखें 2020-21 20-21 में जो भारत का टोटल खर्चा था वो 30.5 लाख करोड़ का था। ठीक है, 30.5 लाख करोड़ का। और 2021-22 में जो है ये हो गया 34.5 लाख करोड़ का। ठीक है, और 2022-23 में जो है ये 39.8 लाख करोड़ का। ठीक है, आप देख रहे हैं लगातार ये बढ़ता जा रहा है और हमारा आय भी बढ़ता है इसी कंपैरिजन में, लेकिन ये भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो इसके बीच का गैप है वो भी लगातार बढ़ ही रहा है, क्योंकि हमारा आय कहीं ना कहीं सीमित है और व्यय हमको कंटिन्यू बढ़ाना पड़ता है। और आय को भी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास दो तरीके हैं आय को बढ़ाने का, एक पूंजीगत प्राप्ति और एक राजस्व प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति आप जितना बढ़ाएंगे उतना ही आप निगेटिव में जाते हैं, और राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के जो संसाधन हैं उसको टैक्सेशन सिस्टम को हमें सुधारना पड़ेगा, और ये बहुत ज़रूरी है यदि देश को आगे की तरफ ले जाना है। अब हम चलते हैं, ये चारों चीज़ों की जो मैंने चर्चा की है उस पर मैं फिर से एक बार आपको एनालिसिस करते हुए आता हूँ। ठीक है, एनालिसिस करता हूँ। अब देखें हम इन चारों को जो है विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्या हमारे पास स्कोप है। इसको आप समझें, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। ये आप जितना विश्लेषण करेंगे उतना ही आपकी समझ अच्छी होती जाती है। देखें पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, इसमें क्या है? पूंजीगत प्राप्ति से क्या होता है? संपत्ति में कमी, संपत्ति में कमी या दायित्व में वृद्धि। ठीक, और दूसरा क्या है? राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां, इसमें क्या होता है कि ये वास्तविक कमाई है, वास्तविक कमाई, वास्तविक इनकम। देखें संपत्ति में कमी यानी कि विनिवेश, विनिवेश या फिर लोन की वसूली, और दायित्व में वृद्धि यानी लोन लेना। ठीक है, ये हमारे पास पूंजीगत प्राप्तियां हैं। क्या हम इनको कम कर सकते हैं? यदि हम कम करते हैं, देखिए इससे हमको 35% प्राप्त होता है और इससे जो है हमें 65% प्राप्त होता है। ठीक है, हमारे पास जो 35% है ये हमारे पास कहीं ना कहीं से आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हमारे पास जो व्यवस्था के लिए ज़रूरत है, तो हमें ये कहाँ से प्राप्त हो? तो प्राप्त करने के लिए हमारे पास ये तरीका है कि हम इसको बढ़ाएं। ठीक है,
उसको बढ़ाने के बारे में हम चर्चा करते हैं। लेकिन आप तब तक इस पे बात करिए कि 35% की हमको ज़रूरत है यदि हमें 8% ग्रोथ प्राप्त करना है, और वो ग्रोथ प्राप्त करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या हम विनिवेश को रोक सकते हैं? विनिवेश को हम रोक सकते हैं? विनिवेश को हम नहीं रोक सकते। इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि इसकी व्यवस्था कैसे बनेगी। तो हम विनिवेश को नहीं रोक सकते। और विनिवेश के फायदे और नुकसान क्या हैं? फायदा इसका कम है, नुकसान इसके ज़्यादा हैं। नुकसान ये है कि आप ये जो है भविष्य आपका प्रभावित होगा। इससे आपका भविष्य प्रभावित होगा और कल्याणकारी जो राष्ट्र की संकल्पना है वो भी प्रभावित होगा, क्योंकि ये निजी तंत्र के हाथों में जाएगा तो उनका उद्देश्य होता है प्रॉफिट को कमाना। और प्रॉफिट कमाने के लिए आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस वो लगाएंगे, फैसिलिटी अच्छी देंगे, लेकिन आपके ऊपर जो है अच्छा खासा चार्ज भी करेंगे। तो इससे जो है कल्याणकारी राष्ट्र प्रभावित होता है। बड़े लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, लेकिन जो छोटे लोग हैं उनके ऊपर भी उसी तरह का प्रेशर होगा चार्जेस का, तो वो उससे प्रभावित होंगे। और कल्याणकारी राष्ट्र की जो संकल्पना है उससे वो प्रभावित होता है। लेकिन मजबूरी है हमारी कि हम इसे रोक नहीं सकते, यानी हम विनिवेश को रोक नहीं सकते। ठीक है। और दूसरा, लोन की वसूली। लोन की वसूली जब वो ड्यू हो जाएगा तो वो सरकार को मिल ही जाता है, तो फिर इसको भी हम नहीं रोक सकते। ठीक है। लोन की वसूली को भी वो हमारे हाथ में नहीं है। जब सरकार उसको विदेशी जहां हमने लोन दिया है वो जब टाइम होगा तो वहां से हमको मिल जाएगा, और फिर वो हमारे लिए संपत्ति का काम नहीं करेगा, हमें एक प्राप्ति हो जाएगी, उसका कहीं खर्चा हो जाएगा। तो ये हम इसको नहीं रोक सकते, कहने का मतलब ये है। और दूसरा, लोन लेना। क्या लोन लेना हम रोक सकते हैं? लोन लेना हमारा 1951 से सिर्फ एक ही काम चल रहा है कि लोन लेना, और लोन बिना लिए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जो कुछ भी करना है तो हमें लोन लेके ही करना पड़ता है। आज जो है पूरे बजट का तकरीबन हम लोग 20% जो टोटल इनकम है भारत की, जो टोटल आय होती, जैसे 39.5 लाख करोड़ रुपया हमारे पास आया, तो उसका 20% तो हम सिर्फ ब्याज में ही चला जाता है। यानी हमारा इससे भविष्य बुरी तरीके से प्रभावित होता है, लेकिन हम चाह के भी इसको रोक नहीं सकते लोन लेना, क्योंकि बिना लोन लिए हमारे पास ये 35% की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। और जब तक ये 35% की व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो जो हमारा 8% का टारगेट है वो हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यानी जो हमें ग्रोथ रेट प्राप्त करना है उससे हम वंचित रह जाएंगे, जिससे बहुत सारी समस्याएं और उत्पन्न होंगी। देखें, समस्या ये है कि अभी हमारे पास टाइम है। यदि हम अभी इस पे समझ नहीं बना पाए, यदि अभी हम इसको रोक नहीं पाए, तो आगे हमारे पास संभलने का भी मौका नहीं होगा। क्योंकि अभी एफडीआई के आने से हमारा फॉरेन जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़ रहा है। लेकिन जब सारे एफडीआई के लोग यहाँ पे आके इस्टेब्लिश हो जाते हैं, तो जब वो यहाँ पे एक बार पैसा लेके आते हैं, लेकिन वो पैसा बार बार यहाँ से देश से बाहर ले जाते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार बुरी तरीक़ा से प्रभावित होता है। और एक तो तरीका वो है प्रभावित होने का, और दूसरा तरीका ये हमारा जो है हर साल का ये घाटा बढ़ता जाएगा, और इसके बढ़ने से जो है बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में चर्चा करूंगा। किस तरह से देश जो है डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है कि एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ता है। ये जो 20% है, पहले 18 था, 19 था, 20 हो गया, अब इससे भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि लोन आपने लेना बंद नहीं किया है। और जो सरकारें होती हैं वो चाहती हैं कि इस टाइम का काम चले, भविष्य को कौन देखता है। जो भविष्य को बिना देखे काम किया जा रहा है, और आगे की पिछली सरकारें भी बहुत बुरी तरीक़ा से इसी को फॉलो करते आई, केवल अपना उस टाइम का काम चलाने के लिए भविष्य को जो है गर्त में डाल देने का। तो ये इससे बहुत बुरी तरीक़ा से देश प्रभावित होता है। खैर, जो अभी निष्कर्ष पे हैं, तो क्या हम लोन लेना बंद कर सकते हैं? तो लोन अभी हम लेने बंद करने की स्थिति में नहीं है। यानी अभी हम पूंजीगत प्राप्तियों को नहीं रोक सकते हैं। पूंजीगत प्राप्तियां जो हो रही हैं, चूँकि वो बहुत बड़ा अमाउंट हमारे लिए क्रिएट करती हैं 35%, और ये गैप ऐसा है कि बिना इसके हम काम नहीं कर सकते। तो ये जो प्राप्तियां हैं इसको हम अभी रोकने की स्थिति में नहीं। अब हम आते हैं राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां हमारी वास्तविक इनकम होती है। क्या हम इसे
बढ़ा सकते हैं या फिर जितनी है सफिशिएंट है। तो जितनी है अभी वो 65% है। हमारे पास ये क्षमता है कि हम इसको 100% तक ले जाके भारत के पूरे खर्चे को इसी से निकाल सकते हैं। लेकिन हमारी जो व्यवस्था है और व्यवस्था में काम कर रहे लोग हैं वो इतने अकर्मण्य और इतने भ्रष्ट हैं कि वो देश का नहीं सोचते, सिर्फ अपना सोचते हैं। तो ये जो है राजस्व प्राप्तियां जो है ये हमारी वास्तविक इनकम होती है। वास्तविक इनकम जो है इसको क्या हम बढ़ा सकते हैं? हमारे पास क्षमता है, तो हमारे पास बहुत क्षमता है। इसको हम चाहें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम इसी से काम कर लें। लेकिन हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो उनके अंदर इसकी क्षमता नहीं है या फिर वो निजी स्वार्थ के लिए इसको बढ़ा नहीं पाते हैं। इसको बढ़ाने की क्षमताएं बहुत हैं। भारत बहुत ही समृद्धशाली राष्ट्र है, लेकिन कुछ लोगों के हाथ में होने की वजह से कुछ लोग ऐसे अकर्मण्य लोग हैं, उनके अंदर क्षमताएं नहीं हैं, वो निजी स्वार्थ के लिए सारा काम करना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग इस व्यवस्था को जो है हमारा जो 65% है इसको हम और 100% की तरफ नहीं ले जा पा रहे। जबकि अगर टैक्सेशन सिस्टम को सही किया जाए और नकेल कसी जाए सही से, तो ये इसके पास आय का सृजन करने की अपार क्षमता है और भारत के पूरे खर्चे को ये पूरा कर सकती है। लेकिन अभी हम इस स्थिति में अभी नहीं आ पाए हैं कि हम इससे अपना पूरा इनकम बना सकें। लेकिन हमारे पास क्षमताएं बहुत हैं कि हम इसको चाहें तो बहुत आगे हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। देखें, जो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज सिस्टम है वो बहुत ही कम है, उनसे जो हमारा आय होता है वो इतना होता है। ठीक, ऑर्गेनाइज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इनकम करते हैं लेकिन एक भी टैक्स नहीं देते। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो सारा काम ब्लैक में कर रही हैं, वो कैश में ही सारा काम करती हैं, वो भी एक भी टैक्स जीएसटी वगैरह नहीं भरती हैं। तो ये बहुत बड़ा लॉस है भारत का। और इसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि कोई इसको जानता नहीं है, सब जानने वाले लोग हैं, लेकिन वो निजी हाथों में टैक्स आता है, वो भारत सरकार के पास टैक्स नहीं जाता है, जिस कारण हम 65% पे हैं। 35% जो टैक्स और आता है ब्लैक का, वो तथाकथित लोगों के पास चला जाता है। इसलिए भारत की ये 35% की जो समस्या है, जो हम लोग लगातार डेब्ट ट्रैप की तरफ जा रहे हैं, वो स्थिति की तरफ हमको ढकेलने वाला कोई है तो ये हमारी करप्ट व्यवस्था है। जब तक इसको हम लोग नहीं सुधारेंगे तब तक ये कुछ भी सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। भारत बहुत ही तेज़ी से आगे भाग रहा है, लेकिन उसको जो पीछे उसके खींचने वाले लगे हैं तो वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर हमारे नेतागण हैं। ये सारे जो भी करप्शन कर रहा है इसकी वजह से भारत को जो है 35% जो है लोन लेना या विनिवेश करना पड़ रहा है। नहीं तो जो है सारे समस्याओं का समाधान हमारा यहीं से हो सकता है, लेकिन यहाँ से नहीं हो रहा है। रियल में भारत की जो इकॉनमी है 2.9 ट्रिलियन डॉलर की, ये सिर्फ ऑर्गेनाइज सिस्टम की है। जबकि वास्तविकता में देखा जाए, आप खुद अपने गांव मोहल्ले में देखें, गांव में की जो बाज़ारें हों वहाँ पे देखें, किसी के पास जीएसटी नंबर नहीं होगा, कोई भी टैक्स नहीं पे करता है। उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है लेकिन वो कुछ भी पे नहीं करते। तो जब वो पे नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भारत के लिए नुकसान का सौदा है। वो जो पे नहीं करते हैं उस वजह से ये 35% लेना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो किसी को नहीं पे करते होंगे, वो ब्लैक में पे करते होंगे, उनसे वो दूसरे लोग लेते होंगे, लेकिन जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँचता है, जिस कारण भारत की स्थिति ये है। तो ये कह सकते हैं कि ये अभी तक सुधरने वाला नहीं है आगे, लेकिन इसके लिए सुधारने का प्रयास करना चाहिए। फिर मैं चलता हूँ आगे की तरफ। आगे अब हम चलते हैं व्यय की तरफ। तो व्यय दो हैं, एक है पूंजीगत व्यय और दूसरा जो है वो है राजस्व व्यय। देखें, पूंजीगत व्यय से क्या होता है, या तो संपत्ति में वृद्धि होगी या फिर दायित्व में कमी होगा। दायित्व में कमी होगी, या तो संपत्ति में वृद्धि होगी या तो दायित्व में कमी होगा। संपत्ति में वृद्धि से पहला, इसमें भारत सरकार आधारभूत संरचना पे काम कर रही है।
आधारभूत संरचना। और दूसरा जो है, दूसरा ये है लोन देना, लोन देना। ठीक है, संपत्ति यानी पूंजीगत व्यय करेंगे तो एक तो तरीका है कि इससे संपत्ति बढ़ेगी और दूसरा दायित्व में कमी आएगी। संपत्ति वृद्धि में आधारभूत संरचना पे आप खर्चा करते हैं और दूसरा लोन देते हैं, राज्य को लोन दे सकते हैं या फिर विदेशों में लोन दे सकते हैं। और दूसरा दायित्व में कमी, इसमें जो आपने लोन लिया था उसको लोन का भुगतान, ठीक है, लोन का भुगतान, लोन का भुगतान, ये तीन तरीके होते हैं पूंजीगत व्यय से। तो पूंजीगत व्यय अच्छा है कि नहीं अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखें, भारत सरकार जो इस समय कर रही है, पूंजीगत प्राप्तियां कर रही है, यानी कि विनिवेश कर रही है, लोन ले रही है, चूंकि वो मजबूरी है, लेकिन उससे कुछ ना कुछ सकारात्मक बातें भी उसके साथ जुड़ी हैं। वो सकारात्मक बातें ये है कि आधारभूत संरचना पे भी भारत सरकार व्यय कर रही है। ठीक है, आधारभूत संरचना पे जब व्यय करेगी तो ये आपके भविष्य को सिक्योर करेगा, भविष्य में आपके आय के सृजन को बढ़ाएगा। ठीक है, और दूसरा ये है लोन देना, ये हम लोग कम ही देते हैं लेकिन फिर भी देते हैं, तो ये भी एक तरीका है संपत्ति बढ़ने में। और लोन का भुगतान, तो जो हमारे पास जो ड्यू होता है तो वो लोन जो हमने लिया है उसका भी भुगतान करते हैं, तो ये पूंजीगत व्यय में आते हैं। ठीक है, तो क्या पूंजीगत व्यय करना अच्छा है? तो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन क्या इसमें हम सारी चीज़ें बढ़ा सकते हैं? तो लोन का भुगतान ये जब ड्यू होगा तो देना ही है, लोन देना ये तो हम कम ही करते हैं। आधारभूत संरचना, इस पे भारत सरकार अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, तो ये हम खर्चे को अपना पूंजीगत व्यय इसको हम कर रहे हैं। तो क्या हम पूंजीगत व्यय को कम कर सकते हैं? तो पूंजीगत व्यय को कम करेंगे तो हमारा भविष्य ही सिक्योर नहीं रहेगा, यानी हम पूंजीगत व्यय को कम नहीं कर सकते हैं। देखो, पूंजीगत प्राप्तियां जो हैं उनको क्या हम कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 35% से कम प्राप्ति होने लगेगी तो हमारी दिक्कत है। और राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने का तो मैंने बताया आपको सारी चीज़ें कि बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते। अब राजस्व व्यय क्या है? ये जैसे मान लीजिए वेतन में, ठीक है, वेतन, पेंशन और ये मेंटेनेंस का खर्चा होता है, क्या इसको हम कम कर सकते हैं? इसको भी हम कम नहीं कर सकते। क्या वेतन देना बंद कर देंगे, पेंशन देना बंद कर देंगे, या फिर गड्ढे रोड खराब हो गए हैं तो क्या उनको बंद कर देंगे? ये सारी चीज़ें हम नहीं बंद कर सकते। जब बंद नहीं कर सकते तो हम राजस्व व्यय को भी कम नहीं कर सकते। जब हम राजस्व व्यय को नहीं कम कर सकते हैं तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि किस चीज़ को हम कम कर सकते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम किसी तरह अपने आय को बढ़ाएं। और आय को बढ़ाने का सिर्फ एक तरीका है कि हम राजस्व प्राप्ति को बढ़ाएं और उसके लिए टैक्सेशन सिस्टम को मजबूत करें और ऐसी व्यवस्था बनाएं कि जैसे ये भारत के करप्ट कर्मचारी, अधिकारी और ये नेतागण हैं, ये करप्शन कर ही न सकें। जब तक ये ऐसा तरीका नहीं होगा कि हम ये करप्शन ना कर सकें, ये ऐसा नहीं कि ये ईमानदार होंगे, ईमानदार ये कभी हो ही नहीं सकते। जिसको मौका मिलेगा वो लूटेगा। भारत के लोगों के डीएनए में करप्शन पहुंच चुका है, तो ये करप्शन को नहीं छोड़ सकते। अब हमें तरीका अपनाने की ज़रूरत ये है कि ये करप्शन कर ही ना सकें, तब हम लोग कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज जो स्थिति पाकिस्तान की हो रही है, श्रीलंका की हुई, यूरोप में जो समस्याएं चल रही हैं, सारा दुनिया जिससे प्रभावित है उसी से हम भी लगातार प्रभावित होते चले जाएंगे, जबकि हमारे पास क्षमताएं बहुत हैं। हमारे पास क्षमताएं पूर्व से ही आदिकाल से बहुत ज़्यादा थी और अभी हमारे पास क्षमता की कोई कमी नहीं है। क्षमता की कमी का एक कारण है तो सिर्फ वो भ्रष्टाचार है। मुझे लगता है कि सिर्फ भ्रष्टाचार को यदि ख़त्म कर दिया जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। कि आप सोचें कि जैसे कोई भी, आपको क्या लगता है कि जितने ये ब्यूरोक्रेट्स हैं ये बहुत अच्छी पढ़ाई करके विदेशों में अच्छी जॉब पे थे, करोड़ों के पैकेज पे थे, करोड़ों का पैकेज था, अमेरिका जैसी सिटी में जो है, अमेरिका जैसे देश में रहते थे, बहुत ही वीआईपी, बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था, सबके लिए अच्छी व्यवस्था, अच्छे अच्छे पदों पे थे, बहुत पैसा कमाते थे। तो क्या ये यहाँ पे भगत सिंह की सोच के हैं, अशफाक उल्लाह की सोच के हैं कि यहाँ पे आके देशभक्ति कर रहे हैं?
देशभक्ति नहीं, यहाँ पे ये राजा बनने के लिए आए। तो ये पेंशन, वेतन और सारी चीज़ों में राजस्व व्यय का खर्चा होता है, इसको हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि ये देश का मेंटेनेंस का खर्चा होता है। जैसे जैसे व्यय ये बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये पूंजीगत व्यय आपका बढ़ेगा, तैसे तैसे आपका राजस्व व्यय भी बढ़ता जाता है। क्योंकि आप जब रोड बनवाएंगे तो फिर रोड का मेंटेनेंस का भी खर्चा होगा, जो रोड का मेंटेनेंस का खर्चा होगा तो वही तो है राजस्व व्यय। तो ये सारे व्यय जो हैं इसको आप रोक नहीं सकते हैं, यानी कि जो व्यवस्थाएं हैं वो ऐसे ही चलेंगी, लेकिन आप जो है अपने इनकम को बढ़ा के ही ये सारी व्यवस्थाओं को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको साफ करता हूँ, फिर आगे ले चलता हूँ आपको। अब हम आपको दो अकाउंट के बारे में पढ़ाते हैं, राजस्व खाता और पूंजीगत खाता। राजस्व खाता आपको मैं सबसे पहले राजस्व खाता बताता हूं, इसके बाद मैं पूंजीगत खाता में बताऊंगा। राजस्व खाता से ही राजस्व घाटा वगैरह निकलना शुरू होगा। ठीक है, तो देखें राजस्व खाता, राजस्व खाता इसमें जो है दो पोर्शन हैं, एक राजस्व व्यय और दूसरा राजस्व आय। राजस्व आय, अब इसको आप देखें, इसी से आप जो है राजस्व घाटा की तरफ चलेंगे हम। ठीक है, तो राजस्व व्यय क्या होता है? ये भारत सरकार का या फिर हमारा आपका यदि देखा जाए राजस्व व्यय क्या है, तो हमारा आपका मेंटेनेंस का खर्चा होता है। यानी हमें कमरे का किराया देना है, खाने की व्यवस्था करना है, बच्चों की फीस देना, ये सारी जो समस्याएं हैं, सारी जो खर्चे हैं, इनको जो है राजस्व व्यय में रखते हैं। ठीक है, राजस्व व्यय में ये जो है दैनिक खर्चा है, यानी कि मेंटेनेंस का खर्चा है। ठीक है, मेंटेनेंस का खर्चा है, मेंटेनेंस का खर्चा है। और राजस्व आय जो है सरकार की वास्तविक आय होती है, ये है वास्तविक आय। जैसे हमारी आपकी सैलरी या पेंशन, या फिर अगर हम कोई फैक्ट्री डाल रखें तो उससे जो हमको डिविडेंड आता है, लाभ आता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें यानी वास्तविक आय होता है। अब इसमें दो चीज़ होता है, कभी क्या, इसको हम राजस्व व्यय को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर RE लिख लेते हैं, जिससे समझाने में आसानी होगी, थोड़ा जगह घेरेगा। राजस्व आय रेवेन्यू रिसिप्ट RR लिख लेते हैं। ठीक है, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको RR यानी रेवेन्यू रिसिप्ट। इसमें 3 केस बनेंगे। देखें, हो सकता है कि ऐसा हो कि केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट, इसमें क्या होगा कि मान लीजिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, पहले केस में रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो ज़्यादा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, यानी राजस्व आय ज़्यादा है राजस्व व्यय से। तो ये कैसी स्थिति है? ये तो अच्छी स्थिति है। जब राजस्व आय ज़्यादा होगी और राजस्व व्यय कम होगा तो इससे एक बचत होगा। जैसे हमारा अपना देख लें कि जैसे मान लीजिए हमारी आय ज़्यादा है और व्यय दैनिक जीवन में कम है, तो हमारे लिए एक बचत होगा। बचत को हम आगे निवेश करेंगे, रियल एस्टेट में कर सकते हैं, अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए और कहीं निवेश कर सकते हैं। उसी तरह भारत के भी केस में जब राजस्व आय भारत का ज़्यादा होगा राजस्व व्यय की तुलना में, तो हम फिर जो बचेगा हमारे पास उसको हम पूंजीगत निवेश करेंगे, पूंजीगत व्यय करेंगे। पूंजीगत व्यय करेंगे तो हमारे भविष्य को सिक्योर करेगा। जैसे हमारे पास पूंजीगत व्यय हुआ तो हम मान लीजिए कोई रोड बना दिए, तो रोड हमारे लिए आय का सृजन करेगा। तो राजस्व आय जब ज़्यादा होगा राजस्व व्यय से, तब ये भारत देश के या फिर देश के उन्नति के लिए बहुत ही अच्छी कंडीशन माना जाता है। और दूसरा केस आप देखें कि जब रेवेन्यू रिसिप्ट बराबर हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। देखें, जब राजस्व आय और राजस्व व्यय दोनों बराबर है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जितना कमाया उतना खा पी के ख़त्म कर दिया, यानी कि भारत देश की जितनी आय हुई उतना भारत सरकार ने व्यय कर दिया, बात खत्म हो गई। तो ये भी बहुत बुरी स्थिति नहीं है बुरी स्थिति, लेकिन बहुत बुरी स्थिति नहीं है। ठीक है, तो ये स्थिति सेकंड नंबर। और थर्ड नंबर की जो स्थिति है जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं वो ये है कि राजस्व आय यानी रेवेन्यू रिसिप्ट
कम है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय ज़्यादा है और राजस्व आय कम है। तो इससे क्या होगा कि हमें लोन लेना पड़ेगा, तो हमें पूंजीगत प्राप्तियां करनी पड़ेंगी। पूंजीगत प्राप्तियां जो हम लोग कर रहे हैं, जो 35% का हमेशा से नुकसान हो रहा है, इसका दूरगामी दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा होगा। देखें, अभी हम लोग बहुत बुरी स्थिति में भी नहीं चले गए हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। इस कंडीशन में जो बुरी तरीके से फंसे देश हैं वो यूरोपियन कंट्री के देश हैं। देखिए, जब यूरोपियन कंट्री के देश के जो सरकारें हैं, जब वो बांड जारी करती हैं लोन लेने के लिए, तो उनके बांड को ही कोई नहीं खरीदता। क्यों नहीं खरीदता? इसलिए नहीं खरीदता कि उनकी आय बहुत कम हो गई है, व्यय बहुत ज़्यादा है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा है, उनका कर्जा इतना बढ़ गया है कि अब वहाँ पे उनके पास ये क्षमता नहीं है, या उन्होंने अपना विश्वास इस तरह से खो दिया है कि वहाँ के बांड को वहाँ की पब्लिक ही खरीदने को तैयार नहीं है। तो ये बहुत बुरी स्थिति है। इस ट्रैप में जो है यूरोपियन कंट्री के देश पूरी तरीक़ा से फंसे हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से जो है आप डेब्ट ट्रैप में फंसते हैं। मैं थोड़ा फ्रेश ले लेता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ किस तरह से डेब्ट ट्रैप में फंसता हुआ जाता है आदमी ऐसे केस होने पर। और ये हमारे साथ भी लागू हो रहा है। ये ज़रूरी है कि हम अपने ये राजस्व आय को बढ़ाएं। राजस्व आय को नहीं बढ़ाएंगे तो ये जो ज़्यादा है और ये कम है, ये हमारे लिए भविष्य को हमारे जो है नीचे की तरफ ले जाएगा, और जो आगे आने वाली हमारी जनरेशन है वो इससे बहुत बुरी तरीक़े से प्रभावित होगी। जैसे देखें कि हमारी राजस्व आय, रेवेन्यू रिसिप्ट, मान लीजिए कि 10,000 रुपया है, ठीक है, 1,000 पकड़ लेते, 10,000 पकड़ लेते हैं, ठीक है, 10,000 रुपया हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है। और जब तक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लीजिए वो भी 10,000 है, या 8,000 पहले पकड़ लेते हैं, 8,000 है, तब तक तो हमारे लिए अच्छा है। भाई, हमारी प्राप्ति ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, यानी 10,000 हमको मिल रहा है, 8,000 हमको खर्चा करना है, तो हमें 2,000 बच जाएगा। 2,000 ये जो है हम कहीं निवेश करेंगे, तो भारत सरकार इसको पूंजीगत व्यय में निवेश करेगी, जिससे हमारे लिए आय का सृजन होगा। लेकिन दूसरा केस, जब ये 10,000 हैं और ये भी 10,000 हो गया, ठीक है, 10,000, तो क्या होगा कि हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, लेकिन आय और व्यय बराबर है, तब भी एक प्रकार से बैलेंस है, ठीक है। लेकिन हमारी स्थिति ये भी नहीं है। हमारी स्थिति ये है कि हमारा जो इनकम है वो 10,000 है और खर्चा जो है हमारा 8,000 है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं, समझाते हैं किस तरह से हम समस्याओं में फंसते जाएंगे। तो मैं बहुत सिंपल लेके समझा रहा हूँ, आप केवल कॉन्सेप्ट को समझें किस तरह से फंसेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये समस्या है मेरी कि हमारा इनकम जो है वो 10,000 है, सॉरी ये गलत है, मैंने गलत ले लिया है, कि हमारा जो एक्सपेंडिचर जो है वो 10,000 है और इनकम जो है हमारी 8,000 है। यानी हमारी आय, रेवेन्यू रिसिप्ट जो है 8,000 है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 10,000 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो इस कंडीशन में हमारा जो घाटा है वो 2,000 रुपए का है, ठीक है। यानी कि हम 2,000 ले लें तो हम इसको प्राप्त कर लेंगे, तब हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन मैंने क्या किया, अब जनवरी महीना आप देखें, जनवरी में मैंने क्या किया कि 2,000 ले लिया, 2,000 लेके मैंने इसको पूरा कर दिया, ठीक है। तो हमको मान लीजिए पहले जो है 5% इंटरेस्ट रेट पे, देखिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, भारत सरकार को बहुत कम रेट पे ब्याज उस पर मिल जाता है, लेकिन आप समझें कि किस किस तरह से आप फंसते जाएंगे। तो उनका अमाउंट भी इतना छोटा नहीं हो पाता, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। आप समझें कि कैसे ये फंसता जाता है कि 5% इंटरेस्ट रेट पे ये 2,000 रुपया हमने लिया, चूँकि 2,000 की ज़रूरत थी हमें ये पूरा करने के लिए, ठीक है। हमारा ये 8,000 है, इसको हम 2,000 लेके अपना रेवेन्यू रिसिप्ट 10,000 कर लेंगे तो हम बैलेंस हो जाएंगे। तो हमने 2,000 लिया, तो अब जो फरवरी में हमको जो इसका ब्याज जमा करना पड़ेगा वो इसका 5% कितना होगा, 100 रुपया, ठीक है। 100 रुपया तो हमें ब्याज का देना है,
लेकिन फिर से हमारी रिसिप्ट जो है 8,000 रही और इनकम जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 10,000 है, यानी 2,000 का उधर से नुकसान। तो अब कितना हो जाएगा ये 2,100। अब देखें कि पहले 2,000 था, अब हमने ब्याज पे पैसा लिया, क्योंकि ये 2,000 हमें पूरा करना था, 2,000 हमने अपना पूरा कर लिया, लेकिन 2,000 पे जो 5% पे ब्याज लगा तो अब वो हो गया 2,100। ठीक है, 2,100 हो गया। अब 2,100 हमारी समस्या हो गई, यानी कि 100 रुपया मेरा बढ़ गया ब्याज का, और 2,000 फिर से समस्या है तो हो गया 2,100। अब 2,100 पे 10%, चूंकि आप समझें कि जैसे आप एक बार आप लोन लें, तो चूंकि आपने लोन चुकाने के लिए फिर से लोन लेने के लिए गए, तो ये फिर शो हो जाता है कि आप कर्जे में हैं। जो लोन देने वाला व्यक्ति है वो जानता है कि इस पे हाई रिस्क है, तो यदि आप इनको लोन देना है तो बढ़ा हुआ ब्याज दर पे करेगा, क्योंकि वो हाई रिस्क है। जितना रिस्क बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा वो ब्याज की दर बढ़ाता जाएगा। तो अब मान लीजिए 10% इंटरेस्ट रेट हो गया, तो अब कितना होगा, ये हो जाएगा 210 रुपया। अब 210 रुपया ब्याज का हो गया और 2,000 फिर से बैलेंस करना है, तो ये कितना हो जाएगा 2,210 रुपया। अब हम 2,210 रुपये पे आ गए। अब हम 2,210 रुपये में हो सकता है 15% इंटरेस्ट रेट हो। ये इतना बढ़ता चला जाएगा एक टाइम कि आप चुकाने की स्थिति में नहीं होंगे। अगर यदि किसी व्यक्ति के साथ ये सारी चीज़ें होने लगती हैं तो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, या तो दिवालिया हो जाए या तो फिर मर जाए, सुसाइड कर ले। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो आप देखें श्रीलंका के साथ भी ऐसी ही स्थिति पैदा हुई, पाकिस्तान के साथ भी ऐसी स्थिति हो रही है। हमारी भी कहीं ना कहीं जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू रिसिप्ट कम है। इस पे काम करने की ज़रूरत है, लेकिन भारत के पास बहुत क्षमता है जिसको यदि सही ढंग से काम किया जाए तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डेब्ट ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि हम आपको जो है कुछ समझा पाए होंगे, आपको समझ में आया होगा मेरी बात समझाने का। तो यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप जो है मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो मैं फिर लाइव क्लासेस लेने लगूंगा, और आप लोगों को जो आपकी समस्या है मैं उसको लाइव क्लास में थोड़ा सा आपसे इंटरेक्ट होऊंगा, तो बहुत अच्छे से क्लासेस और होंगी। ठीक है, यदि मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही है तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।